गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 1 अगस्त। तो आज 1 अगस्त है, नया मंथ स्टार्ट हुआ। प्री के मैक्सिमम 70 डेज बचे हैं कि अब से प्री के तो स्टडी और हार्ड कर देनी चाहिए। फ्रंट पेपर पे कोई भी न्यूज़ नहीं है बॉर्डर क्लैश के बारे में, बहुत अच्छे से दिखेंगे क्योंकि जो आसाम है उसका बॉर्डर क्लैश मिजोरम से नहीं, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय सभी से कुछ ना कुछ का क्लैश है। सेंटर ने सजेस्ट किया कि 46 डिस्ट्रिक्ट हाई जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें अपने आप को टैकल करेंगे। कोई भी न्यूज़ यूपीएससी के इसमें रिलेटेड इसमें से कोई भी न्यूज़ नहीं है। कुछ लोग निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे न्यूज़। आगे चलते हैं। सेकंड पेपर पर सिटी की न्यूज़ आती है, दिल्ली की वो नहीं है। फिर सिडिशन केस के ऊपर एक आया कि अगेंस्ट द SFJ कोई ग्रुप होगा उसके ऊपर। तो ये बोला कि सिडिशन केस क्या है, बस ये याद रखना। सेक्शन 124A, इसे सिडिशन बोला जाता है। ये अंग्रेज़ों के टाइम पे इंडिया में लाया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चलते थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी 1922 में यंग इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लिखा था। यंग इंडिया उनका न्यूज़पेपर आता था, तो उन्हें भी जेल में डाला गया था। तो ये है, अभी हमने कई बार, ये हमने 8-9 बार पढ़ा है डिस्कशन में, आज इसे रिपीट नहीं करेंगे। इवन फ्यूचर में जब भी ये आएगा इसे हम पढ़ लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज़ आती है रिलेटेड टू जो स्टार्ट होता है मेनली वो यहाँ से होता है स्टार्ट। कल PM मोदी ने ऑनलाइन इंट्रैक्शन किया था जो IPS ऑफिसर है प्रोबेशनरी पीरियड वाले, तो उनसे इंट्रैक्शन किया था। उनसे ये सलाह दी थी कि नेशन इंटरेस्ट इन द माइंड, आप जो भी काम करो एक नेशन इंटरेस्ट को माइंड में रख के करो। तो जो भी है उनके बीच में बात हुई थी, ये हमारे लिए UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने आपको बता दिया। फिर SN आपका गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ नेवी वाइस चीफ का चार्ज लिया है। कोई से स्टेट में पूछ सकता है किसी एग्जाम में जो स्टेट सर्विस के होते हैं, या फिर कोई CDS का दे रहे हैं उसमें पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है SN गवर्नमेंट। अब आपको कमेंट में बताना है कि चीफ नेवल कौन है, चीफ नेवल कौन है, चीफ नेवी के कौन है। फिर दूसरी न्यूज़ आती है पेगस, जो पेगेसियस था वायरस जो स्पाई किया था, इजराइल बेस्ड कंपनी थी, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी है इजराइल में, इसका साइबर आर्म है एक तरीके से। NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी लिमिटेड फर्म है उसकी। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग सुनेगा 5 अगस्त से, क्योंकि अभी तक जो भी अपोजिशन हमारे लीडर्स थे वो अपील कर रहे थे कि पार्टी से प्लीज़ आप बताइए उसमें आपका कुछ रूल है या नहीं है। अगर ये वायरस ये मतलब स्पाइक किया गया तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया, आपको पता क्यों नहीं लगा। पर गवर्नमेंट कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो फिर अपोजिशन लीडर कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा लिया कि हमें नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट पूछेगी तो देगी। ऐसा क्यों? तो बताया गया कि जो सिब्बल पहले मिनिस्टर भी रहे हैं या एडवोकेट भी हैं, इन्होंने अपील की है कि ये अर्जेंसी है हियरिंग इस पिटीशन को सुनने की। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, सिविल जो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी उनका, सिटीजन उनका वायलेशन है, और नेशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हाँ है। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों तक के फ़ोन टैपिंग किए जा रहे थे, मिनिस्टर्स हो गए या फिर आपके अंबानी हो गए या फिर और भी हो गए, और भी इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनके भी फ़ोन टैपिंग किए जा रहे थे। तो इस चीज़ को ये इलीगल एक तरीके से, और गवर्नमेंट को बोलना चाहिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसकी PIL सुनेगा। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है चाइना और का जो डायलॉग है लोकेशन, इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका दिपसेंग प्लेन्स हो गए, फिर गलवान हो गया, फिर आपका पेंगोंग तैसो लेक हो गया, स्पेंगमिंग विलेज हो गया, चुसूल हो गया, स्पेंगुर तैसो हो गया, फिर आपका डेमचौक हो गया लास्ट में। तो मैंने ये कल मैंने शायद सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया था, उसमें मुझे पूरा एक्सप्लेन करना था। आज मेरी कोशिश रहेगी, कल मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा पढ़ाई में था, तो मैं उसका सेकंड पार्ट आज डाल दूँगा। उसमें मैंने सारी लोकेशन, इवन जम्मू कश्मीर की नहीं, इवन थोड़ी बहुत अरुणाचल प्रदेश की भी, और क्या क्या इशू चल रहा है जो रेल लाइन डेवलप कर रहा है चाइना आपकी, उसको भी मैंने पूरा उसमें बताने वाला हूँ। आज शायद मैं अपलोड कर दूँगा 30-40 मिनट्स की वो PDF पूरी कल की PDF में है। अगर आप ओपन करेंगे ग्रुप में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, तो उसमें पूरा PDF में पूरी एक्सप्लेनेशन है विद मैप के हिसाब से। कोई नहीं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। दूसरी न्यूज़ आती है कि अब श्रीलंका ने सोचा है कि जो अपने रिलेशन है रिसेट किए जाए, मतलब एक तरह से अच्छी तरह से इंडिया के साथ स्टार्ट किए जाए। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट स्ट्रेटजी डेवलप करनी है आपको हर कंट्री के साथ। इंडिया के 5 to 10 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। ये तो आपको एक होमवर्क कर लेना, या फिर मैंने शेयर भी किया है PDF में भी है कि श्रीलंका इंडिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिस्प्यूट है और कैसी रिलेशनशिप है, किस किस चीज़ों पे हमने बात की हुई है। कुछ इसमें भी मेंशन है कि जो बुद्धिस्ट, हम एक तो रिलीजन बेसिस उनके साथ सॉफ्ट डायलॉग बना सकते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट वहाँ पे बहुत सारे हैं। फिर जो हमारे फिशरमैन का इशू है, जो फिशरमैन्स होते हैं उनका इशू वो सॉल्व करना है।
फिर हमें ईस्ट जो कंटेनर टर्मिनल जो प्रोजेक्ट मिला है 2019 में साइन किया था, उसके लिए हमें दोबारा से चेक करेंगे हम कैसे डेवलप करना है उसे। और भी बहुत सारे इशू हैं, तमिलियन के इशू है, श्रीलंकन तमिलियन जो है उनका इशू है, फिर उन और भी बहुत सारे इशू है। करेंसी स्वैप 1 मिलियन का हमने हेल्प किया श्रीलंका को। करेंसी स्वैप क्या होता है, देखो मैं बताऊँ। करेंसी स्वैप मतलब कि एक तरह से मतलब वो हम इंटरनेशनल में नहीं लेंगे, जैसे डॉलर चलता है उसमें एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम रुपीस में एक्सचेंज कर लेंगे उनके साथ। तो करेंसी स्वैप इसको बोलते हैं कि हम इसी में यूज़ कर लेंगे। तो श्रीलंका क्या करेगा, हमारी कंट्री में उस पैसे को यूज़ करके हमारी कंट्री से कुछ चीज़ खरीद सकता है। तो ये सारा इशू है। फिर असम नागालैंड साइन ए डील टू रिड्यूस द टेंशन अलोंग द बॉर्डर। अभी आपने सुना असम की मिजोरम से भी थी, अब नागालैंड से भी उसकी थोड़ी डिस्प्यूट है। तो हम पूरा डिस्प्यूट पढ़ेंगे किस किस बेस पे वो डिस्प्यूट है, क्योंकि ये आसाम जो है ये अब का डिस्प्यूट नहीं है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ डिस्प्यूट है। जब से ही ये चलता कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है। आसाम और मिज़ोरम का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको देखना हो वीडियो चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे टॉपिक लिखे होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं एक बार। वैसे मैं आज भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, उसमें देख सकते हैं। फिर इंडिया ऑल सेट ऑफ यूएनएससी प्रेसिडेंसी टर्म। अभी इंडिया में क्या हुआ है कि नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का इंडिया, और 1 साल के लिए उसे चेयर भी करेगा। 1 साल के नहीं 1-2 महीने के लिए चेयर करना होता है, तो इंडिया चेयर करेगा। बात किस किस बारे में बात होगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी की, जैसे साउथ चाइना सी में बोलता रहता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बात होगी, काउंटर टेररिज्म की बात होगी, पीस कीपिंग की बात होगी। तो इन सब चीज़ों पे हम एक तरह से हमारा ये जो है ये विशेष मुद्दे हैं, इनके आसपास ही ओरिएंटेशन अलग मुद्दे चलेंगे। फिर हम चेक करेंगे जैसे यूएन का और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, 1989 में इसको बनाया गया था। और इनिशियली जब ये बना था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना था, 2001 में इसमें फाइनेंशियल टेररिज्म को भी ऐड कर दिया गया था। और ये G7 का इनिशिएटिव था, G7 ने कंट्री ने मिलकर ये बनाया था, ठीक है, उनका इनिशिएटिव था। बाद में इसमें इंडिया को भी ऐड किया गया था, और अभी इसमें 39 या 38 के आसपास कंट्रीज़ के अंदर है FATF। तो उसको कैसे वर्क करना है, कैसे उसे वॉच डॉग करना है, कैसे चीज़ों को देखना है। और ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हम चीज़ का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है ना, जो टेररिज्म का अगेंस्ट है, पीस कीपिंग मिशन हमें चलाना है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम और अच्छा कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इन्होंने बोला है कि मोबाइल ऐप बना सकते हैं यूनाइट अवेयर करके। तो विल प्रोवाइड द मतलब कि टेरर इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्प्रूव सिचुएशन ऑफ अवेयरनेस फॉर द पीस कीपिंग मिशन जो चलते हैं, ऐसा कोई ऐप बना के। तो ये रखना यूनाइट अवेयर किसका है, यूएनएससी का करके, अवेयरनेस लाने के लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो होते हैं उनके लिए अवेयरनेस लाने के लिए। तो ये बात हुई। फिर इधर जो बात करेंगे अफगानिस्तान के इशू को सॉल्व करने की, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का है उसको, सीरिया, लीबिया, इराक के अंदर जो है इन सब कंट्री में इशू चल रहा है उनको सॉल्व करने की। इंडिया ऑलरेडी चेयर तालिबान सेंक्शन कमेटी, जो लीबिया सेंक्शन कमेटी थी 2021 में, इंडिया उसको वैसे ही चेयर कर कई बार किया। तो ये सारी बात है। दूसरी आती है कास्ट बेस्ड सेंसेक्स, इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट बेस्ड सेंसेक्स करने की बात की है। जो JDU मतलब आपके जनता दल जो है बिहार में गवर्नमेंट है, उन्होंने अपील की है कि गवर्नमेंट से कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए, पता लगे कौन कौन सी कितनी कास्ट है, किस किस कास्ट में कौन कौन गरीब है। तो हम सोशल इकोनॉमिकल सेंसस देखेंगे और सेंसस देखेंगे। कई बार हम कर भी चुके हैं, हम ऐसे भी कर चुके हैं सेंसेक्स, फिर NPR, फिर आपका NRC, हम सबको डिफरेंस भी देख चुके हैं बहुत सारी वीडियो में, रिसेंटली देखा है और आगे भी देख लेंगे। फिर उन्होंने बात किया कि रिसोल्यूशन क्या निकला, सेंट्रल ने कमेटी बनाई थी, एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाई थी जो सब कैटेगराइजेशन करना था OBC का, उसका क्या रिजल्ट आया वो पूछा है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस रोहिणी कमेटी क्या थी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, मतलब जो OBC कास्ट है इसमें नियर अबाउट 3743 कम्युनिटीज़ आती हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको आज तक लाभ नहीं पहुंचा OBC कोटे का, तो उसमें से सब कैटेगराइजेशन करना था जो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड है इनके बीच में, तो सब कैटेगराइजेशन उनके लिए करना था। उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई थी, उसके लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाया गया था। ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस आया है कि एक आदमी था, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लाइफ साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद कर्नाटक कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें उसे 10 साल की सज़ा फिर सुनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई उम्र कैद की सज़ा जो काट रहा है उसका मतलब क्या होता है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तब तक जेल में रहेगा। तो फिर आप किस बात की दोबारा से सज़ा 10 साल की सुना रहे हो कि आफ्टर जब पूरी सज़ा कर लेगा अपनी उसके बाद 10 साल की सज़ा, तो ये इरेशनल थिंग आप कर रहे हो। इन चीज़ों का ध्यान रखो, इस चीज़ से मजाक उड़ती है, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखो। तो इन्होंने ये बोला है। फिर इधर जो न्यूज़ आती है वो आती है किस चीज़ से रिलेटेड, 19 लाख का आपको मतलब क्या एक
टूर गया था घूमने के लिए, और उस टूर में एक लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको एयरलिफ्ट करके बेंगलोर शिफ्ट किया जाता है। तो स्टेट की जो कंज्यूमर रेजिडेंशियल कमीशन है ना, मतलब जो आपकी शिकायतकर्ता पोर्टल है, उसने कंपेंसेशन 88 लाख के आसपास दिया, पर नेशनल कमीशन ने उसे घटा के 50 लाख कर दिया। फिर वो जुडिशली में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये गलत है, उतने ही पैसे मिलने चाहिए, गलत बात है। और बोला कि जब स्टेट बॉडी सेम पोर्टल और नेशनल कमीशन में आप डिस्क्रिमिनेट मत किया करो, अगर कोई स्टेट का फैसला आ गया तो उस पर ही बरकरार रखा करो, ऐसा उन्होंने बोला। दूसरी, अब रेलवे की जो घड़ी होती हैं, घड़ी आपने लगी देखी होगी या फिर अंदर लगी होती हैं स्टेशन में, अब उनको सैटेलाइट बेस्ड क्लॉक बनाया जाएगा। वो क्यों बनाया जाएगा कि आपको टाइम का पाबंद किया जाएगा। ये बोलते हैं कि घड़ी सही नहीं चल रही सर, मैं टाइम पे नहीं आ पाई, ये ऐसी नहीं चल रही है, मैं टाइम पे नहीं आ पाया, तो क्या किया जाएगा, जीपीएस क्लॉक कंट्रोल ऑफिस बनाए जाएंगे, ठीक है ना, सब में सेम टाइम चलेगा। ये फ़ायदा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेशन मास्टर को, लोको पायलट को, अदर स्टाफ, बिल्कुल मतलब टाइम पे चले, क्योंकि रेलवे में टाइम की बहुत बड़ी कीमत है, और वही हमारा इंडियन रेलवे उसमें ही फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो पता नहीं, अब देखो क्लॉक सैटेलाइट बेस होगी तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये सारी है। फिर आज हम पढ़ेंगे डच सेटलमेंट इन इंडिया, कैसे कैसे बना, कहाँ पे बना, क्योंकि एएसआई ने ब्रीथ किया कि ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो डच के टाइम पे बने थे, इनको दोबारा से उन्होंने ठीक करना स्टार्ट किया, मतलब कि रिनोवेट करना स्टार्ट किया। ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे जाके, डच सेटलमेंट में कैसे कैसे इंडिया में आया। फिर तालिबान में क्लैश हुआ अफगानिस्तान फोर्सेस का। हीरत एक सिटी है तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम सारी इंपॉर्टेंट सिटी पढ़ेंगे अफगानिस्तान की, क्योंकि आपने प्री के अंदर देखा होगा, उसने कई बार पूछा है मैच द फॉलोइंग में, जैसे इधर दे देगा आपको सीरिया, इधर एक सिटी का नाम दे देगा, इधर अफगानिस्तान देगा, एक सिटी का नाम दे देगा, इधर इराक दे देगा, एक सिटी का नाम दे देगा, और पूछेगा कौन कौन सी सिटी कहाँ पर, करेक्ट वाले को आप चूज़ करो। तो हम आज एक ओवरव्यू ले लेंगे अफगानिस्तान की सारी सिटी का। इधर आता है ओमान, यूएस नेवी, अभी क्या हुआ, 2 किल्ड ड्रोन इन ड्रोन स्ट्राइक इन ऑयल टैंकर ऑफ ओमान, मतलब वही ड्रोन लेके आए, कुछ उसने आईडी वाईडी गिराया होगा, तो ओमान में कुछ लोगों की डेथ हो गई है। फिर वही ड्रोन स्ट्रेटेजी है। तो इंडिया ने क्या, अभी इंडिया के आपने देखा जम्मू कश्मीर में कितने वो ड्रोन के, हमारे एयर बेस कैंप पे, आर्मी बेस कैंप के ऊपर ड्रोन घूमे, फिर उनको रोका गया। तो उसके लिए डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, डीआरडीओ ने, उसके बारे में बताऊँगा। इंडिया की एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो कैसा है, फिर ड्रोन अटैक जो है बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो थोड़ा हम उससे जानेंगे अपने नोट्स के अंदर से। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, जिसने किया था दोबारा से, चाइना में दोबारा से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया, दोबारा से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि फिर डेल्टा वेरिएंट ने अपनी दस्तक चाइना के अंदर दे दी है। क्यों, आप वैक्सीन लगा लो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, नहीं, वैक्सीन से ये होता है कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं होने के। वैक्सीन के बाद मैंने डेथ देखी है, दोनों डोज के बाद। मैंने उसके बाद फिर क्या देखा कि आपको कोरोना हुआ, दोबारा आपको कोरोना हो गया। इवन ऐसे केस देखें, 3-3 बार उनको कोरोना हुआ है, 3-3 बार। एक डॉक्टर हैं आपकी मुंबई में, पुणे में शायद या मुंबई में, तो उनको तो अब दोबारा सीरियस कंडीशन स्टार्ट हो गई है। और बहुत से देश तो कंटिन्यूस चल रहा है। आप इंडोनेशिया की हालत देखो, आप इधर की हालत देखो, नॉर्थ ईस्ट की हालत देखो, यूके में दोबारा स्टार्ट हो गया है, सेंट्रल एशिया में दोबारा स्टार्ट हो गया ये डेल्टा वेरिएंट, जो इंडिया में चल रहा था बहुत खतरनाक से। तो ये चाइना में दोबारा इसको दस्तक मिल गई है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो यूएन की एक रिपोर्ट आई है हंगर के ऊपर, उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसने एक रिपोर्ट निकाली है, हंगर हॉट स्पॉट, मतलब जो हंगर के हॉट स्पॉट्स एरिया है ना, जहाँ पे ज़्यादा हंगर है, तो ऐसे एरिया की रिपोर्ट निकाली है। तो इसमें ग्लोबली 23 ग्लोबल हॉट स्पॉट फाइंड किए गए हैं, ठीक है। जो टॉप लिस्ट में है वो है इथोपिया। अगर आप अफ्रीका का मैप ऐसे पढ़ रहे होंगे, इधर रेड सी है, इधर आपका इथोपिया पड़ेगा, जाके देखना। तो इसके ऊपर खतरनाक वाली जो एरिया है, इसमें कौन कौन, साउथ सूडान रखा गया, यमन, साउदर्न मेडागास्कर है, और साउथ सूडान और नॉर्दर्न नाइजीरिया। तो ये तो है ही, नाइजीरिया वाइजीरिया, ये सारी कंट्री तो हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि एक्यूट जो हंगर इंक्रीज हुआ है, नॉट ओनली इन द स्केल बट ऑल्सो इन द सिविरिटी। मतलब ऐसे, एक तो सिविरिटी कंडीशन क्या होती है, वर्स्ट कंडीशन होती है एक तरीके से, उस पर तो हुआ ही हुआ है, स्केल में भी इंक्रीज हुआ और वर्स्ट कंडीशन में भी गई है लोगों की। 41 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड नाउ एट ए रिस्क फॉलिंग इनटू द फेमाइन और फेमाइन लाइक कंडीशन, या तो फेमाइन में जा चुके हैं या उस जैसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं 41 मिलियंस। तो आप ऐसे वर्ड याद रखा करो, ये सेंटेंस आते हैं ना, इनको आप अप्लाई कर सकते हो किसके अंदर,
मेंस के अंदर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है हिंदू पढ़ने का वो ये नहीं है कि हमें प्री के लिए पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेंस के लिए, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा ही मेंस के लिए जाता है। पता नहीं लोग कैसे से 30 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, आधे घंटे में। भाई वो हिंदू न्यूज़पेपर है, वो मेंस प्रोस्पेक्टिव वे से पढ़ा जाता है। प्री के तो आपको क्या हुआ, प्री के लिए, प्री के लिए बस ये रिपोर्ट हुई जो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। पर ये जो आपको सिनेरियो मिलेगा, आपके दिमाग की जो माइंड बूस्टिंग मिलेगी, जो ये चीज़ पता लगेंगी, ये आप कैसे कैचअप कर पाओगे जब आप न्यूज़पेपर को अच्छे से डीपली जाके प्लस करंट प्लस बेसिक के साथ पढ़ोगे। तब अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो 1.5 और 1.25 करके देख सकते हो। ये वाली वीडियो की लंबी होती है वीडियो, तो आपको देखनी होगी, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी। फिर दूसरा आता है कि इंडिया में जो कंडीशन है कि हार्ड इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया की कंडीशन कैसी होगी। अभी हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है इसे हम देखेंगे लास्ट में। फिर ये पढ़ेंगे आपका वेनिशिंग हो रहा है, जो परमाफ्रोस्ट क्या होते हैं ये भी मैंने ऐड किया है, तो नोट से ही बताऊंगा लास्ट में। फिर टीवी की कंडीशन इंडिया में, बेनिफिट बियॉन्ड द पेंडेमिक। अब इस पेंडेमिक से कुछ बेनिफिट भी मिला है। बेनिफिट क्या मिला है, जो ही आप कंटिन्यूसली चेहरे पे एक मुचका हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, बैल के मुंह पे लगता है, वो बैल कुछ खाए ना, जब उसे हल चलाते हैं तो बैल के मुंह पे लगता है, मुचका बोलते हैं। पर ये मास्क जो लगा रहे हो आप, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो आपकी रेस्पिरेटरी डिसीज़ थी, जो आपकी लंग्स की अस्थमा वाली डिसीज़ थी, इनमें बहुत बड़ा रिडक्शन देखा जाएगा, ऐसी ये बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी जो बर्डन था आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो बर्डन था, वो कहीं ना कहीं उसकी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी हमारे इंडिया में। हमें दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो मतलब यही मिलेगा कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ कम हो जाएंगी जिनसे लोगों की जान जाती थी। फिर हमारी इंडिया पहले ही डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है, डायबिटीज़ कैपिटल नहीं इन द सेंस, हमारे इंडिया को टीबी कैपिटल भी बोला जाता है, सबसे सारे टीबी के पेशेंट भी यहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल मिलेगा टीबी को रोकने के लिए। या फिर टीबी कैसे होती है, ये भी एक लंग्स की है, तो इसको भी कंट्रोल मिल सकता है। जैसे इन्फेक्शन कैसे फैलता है टीबी का, एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है, अगर आप कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपके भी आ सकता है। अगर आपके मुँह में मुचका होगा या मार्क्स होगा तो ये कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब बहुत हद तक कम हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा होगा। एयर पॉल्यूशन से जो बीमारी होती है, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार बोलती है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को, उस बीमारी का फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ जो हैज़ार्डियस डिसीज़ हैं, जैसे कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्डियस वर्क होते हैं, जैसे आप पास में खड़े होते हैं, कार्बन की कहीं सिलिकॉन फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी चीज़ में काम कर रहे हो, आपने मास्क लगाया हो, या फिर किसी पैसिव स्मोकर हो आप, मतलब पैसिव स्मोकर कोई पीता नहीं है पर उसको साथ रहता है स्मोकिंग करने वाले के, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उन जो प्रॉब्लम होती हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस वाली चीज़ से। फिर दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका क्लू फॉर मार्स, मतलब कि कुछ मार्स पे क्लू हैं। हमने इनसाइट मिशन था नासा का, याद रखो, तो इसमें फिर मैरीटाइन क्रस्ट है, मैरीटाइन इक्वेटर है, मतलब कुछ क्लू निकाले हैं इसमें से। इक्वेटर ये आपसे पूछेंगे नहीं, मेंस में नहीं पूछेंगे या प्री में भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये कुछ मेंटल है उसकी 400-600 किलोमीटर की डाउन की। तो ये क्या एजप्शन है, अभी प्रॉपर आपके पास एविडेंस नहीं है, कुछ क्लू है, प्रॉपर नहीं है। तो ऐसी चीज़ यूपीएससी नहीं पूछता, जो बहुत वॉलेटाइल होती है चीज़, वो एकदम सटीक चीज़ आपसे पूछता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल एज सन। अभी क्या बोल रहा है कि जो सन की जैसे एज बढ़ रही है, इनकी भी एज होती है, तो वैसे वैसे सन में कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो चेंजेस क्या बोलते हैं, स्टार लाइक आवर सन, तो मिड लाइफ क्राइसिस है। IIER कोलकाता की हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट है साइंस के, जो कोलकाता में है, इसने मतलब एक तरह से ड्रामेटिक चेंज फाइंड किए हैं एक्टिविटीज़ और रोटेशन रेट में, कि हमारा रोटेशन रेट है अर्थ का घूमने का या पूरे सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज देखे गए। ब्रेक डाउन हुआ है ऑफ द लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन द रोटेशन ऑफ रेट एंड एज इन द मिडिल एज लाइक सन स्टार। जैसे सन है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो रोटेशन थोड़ा हमारा हल्का होता जा रहा है। तो जैसे हमारा सन कितने जो स्टेलर जो मिडिल एज में आ गया, 4.6 बिलियन ईयर एज का हमारा सन आसपास बताया जाता है, इतना पुराना हो गया। इट वी कंटिन्यू टू लिव, मतलब रफली एक तरह से बोला कि मिडिल एज में आके खड़ा हो गया। जैसे इंसान की 100 साल मान लो, तो 50 साल का हो गया, जी लिया, तो मिडिल एज में है, तो 50 साल का ऐसे बता रहे, रफली इतना और है, तो बहुत है। 4.6 बिलियन, पता नहीं कहाँ पे होंगे हम। फिर पता मार्स पे पहुंचेंगे, पता लगा जुपिटर तक हम पहुंच जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे क्या पता है। आर एक्यूरेट मेथड दैट एस्टिमेट द एज ऑफ द सन सच बाय द यूजिंग द रेडियो एक्टिव डेटिंग वेरी ओल्ड मेथोलॉजी दैट फॉलन ऑन द अर्थ। तो मतलब इस मेथोलॉजी से चेक किया जाता है डेटिंग वेटिंग के लिए, इन सब चीज़ के लिए। तो एक रिलेशन होती है किसकी जी बिटवीन में, कि रोटेशन रेट एंड एज के बीच में। तो रोटेशन रेट डिफाइन करता है सन की एज कितनी जो रोटेट हमारी वो कर रही है अर्थ उसके ऊपर।
दैट इज़ द रोटेशन रेट ऑफ द स्टार स्लो डाउन विद द एज। जैसे रोटेशन रत होता है ना स्टार का, वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है जैसे उसकी एज मतलब बढ़ने लगती है ऐसे। तो ये सब बात बोली गई है। वंस द हायर टेम्परेचर ऑफ द आउटर, जो आउटर है ना, जैसे ये आपका सन है, ये आपका सन है, जिसका आउटर में जो आपको दिखा होगा ये हायर टेम्परेचर के आउटर में रहता है, उसको कोरोना बोलते हैं, इसको भी कोरोना ही बोलते हैं ठीक है ना, उसको कोरोना बोलते हैं। विच रिजल्ट इन द आउटर एक्सपेंशन, मतलब हैंस जो प्लाज्मा विंड, उसके आसपास से जो विंड निकलती है ना, उसे विंड बाहर के साइड फेंकते थे, आग का गोला हुआ, उसके ऊपर जो कोरोना होता है जो गर्म रहता है, फिर उसके आसपास से विंड वो अपने दूर को फेंकता है, तो उसको प्लाज्मा विंड्स बोलते हैं, जो गर्म होती हैं। जैसे आउटर मैग्नेटिक फील्ड वही डेवलप करती हैं इन सब चीज़ों का। तो उसमें ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक्चुअली हीट द कोरोना, एंड सो व्हेन द मैग्नेटिक एक्टिविटी इज स्ट्रॉन्ग द विंड आर स्ट्रॉन्गर सिंस द विंड कैरियर इंटरनल रोटेशन रेगुलर, मतलब ये बोला गया सब चीज़ स्लो डाउन हो गई। जैसी एज बढ़ रही है उसकी हीट डाउन देखी जा रही है, आपको नहीं पता लगेगा पर साइंटिस्ट अपने हिसाब से देखते हैं। उसकी रोटेशन कम होती जा रही है, उसमें जो कोरोना है या फिर हीट वेव जो प्लाज्मा डेवलप कर रहा है, प्लाज्मा विंड्स बना रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो सन ऐसे नाम इसलिए दिया है कि मिडिल एज ऑफ सन, कि मतलब उसकी बीच की एज ऐसे काउंट कर रहे हैं, इन्हें भी क्या पता कल को कोई और चीज़ निकले। तो ये सारी चीज़ें दिस कॉल्ड ए मैग्नेटिक ब्रेकिंग। अब खुद बताओ, जो कोरोना से जो विंड डेवलप होती है इन सब चीज़ों से, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप होती है डिरेक्शन करने के बाद, तो वो भी कम होती जाएगी, रोटेशन स्लो हो जाएगा, जो रिलेशन बिटवीन है आपकी इन सब चीज़ों में कम हो जाएगी। एज एंड द स्पेन उसकी मतलब चीज़ों को चेक किया गया। ये आप आगे खुद पढ़ लेना। मैं तो सोचता हूँ ये हमारे किस काम का आता है, ये रिसर्च आती है इसमें छापते हो, हम कहाँ रिसर्च करते हैं इतनी, पर पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, इसलिए बोल रहा हूँ। मच लोअर देन अदर स्टार इन द सिमिलर एज, मतलब ऐसे ही सब अलग अलग स्टार में अलग अलग तरीके से चलता रहता है सिस्टम ये। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको ये चीज़ बहुत सारी चीज़ बता दी हैं, आप याद रखना। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मुझे तो यही नहीं पता कि मैं इनका अप्लाई कैसे करूँगा। मैंने आज तक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ज्योग्राफी के, पर मुझे यही नहीं पता ऐसे क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए। कुछ भी पूछ लेता, आजकल इन्वायरमेंट से बहुत रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा उस पर फोकस करो। तो मैंने आपको 2-3 यहाँ से बता दिया है। सन की एक तरह से मिडिल स्टेज पहुँच गई है। फिर एंड टू एंड जीनोम सिक्वेंसिंग, बस जीनोम सिक्वेंसिंग याद रखो क्या होती है। जीनोम की सिक्वेंसिंग करना, मतलब जो आपके जीन्स होते हैं उनकी सिक्वेंसिंग करना। तो ये कुछ जीनोम सिक्वेंसिंग किया गया है कि बेटर अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी। सिक्वेंसिंग करके आपकी ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही बात है, आपकी जीन्स को और डीएनए को और आरएनए को सिक्वेंस करके तो आपका तो स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन हो सकता है ना। आप तो फिर इंसान भी बना सकते हो। आपने क्लोनिंग पढ़ा होगा, जीन क्लोनिंग पढ़ा होगा कि मेरे जैसा इंसान बन सकता है अगर मेरे जीन को डीएनए को स्ट्रक्चर मिला दिए गए। बस तो आपको ये याद रखना है कि ये कुछ हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेके आए थे, 1919 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जो उसका रिजल्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो मतलब रिसर्च है, पता लगती रहती है कि एक रिसर्च पब्लिश कर दी, फिर कंटिन्यू चल रही है, फिर दूसरी रिसर्च पब्लिश कर दी, तो ऐसे ऐसे पब्लिश की जाती है। तो अभी हमने कहीं ना कहीं जीनोम जो सिक्वेंसिंग था अपना काम करने का, वो हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, पर अबाउट 50% ही जो हमारा इनकम्प्लीट बचा है। क्यों बचा है वो? क्योंकि लिमिटेशन है कुछ टेक्नोलॉजी की, आप सब चीज़ तो पता नहीं कर सकते ना। ऊपर वाला बैठा है तो चलो करते रहो। कि जो वर्जन रिलीज़ हुआ था 2013 में, स्टिल उसमें से 8% जो जीनोम है कहीं ना कहीं वो मिस है, पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। आपको पता है कि जो पूरी जो ह्यूमन की जीनोम सिक्वेंसिंग है एंटायरली सेट ऑफ डीएनए के ऊपर बेस होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक के ऊपर बेस होती है, आपको पता ही है इन सब की सिक्वेंसिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए थोड़ा सा पार्ट जो आएगा। डीएनए क्या कंसिस्ट करता है? आपका डबल स्ट्रैटेड मॉलिक्यूल्स ईच विच बिल्ड अप ऑफ 4 बेसिस पे बने होते हैं। ये नाम याद रखना, एडिनाइन, आपकी साइटोसिन, आपकी ग्वेनिनाइन और थेमाइन करके, ये 4 चीज़ होती हैं जो आपके होती हैं। ACT इनको मिलाते हैं, वो चैन दिखी होगी आपने, ऐसे ऐसे बनी रहती है, वो ऐसे वो सिक्वेंस सा बना रहता है डीएनए का, उसमें एक कलरफुल जो चीज़ें शो करती रहती हैं देखना, तो पूरी एक वो होती है, उसमें यही 4 चीज़ होती हैं आपकी, साइटोसाइन, आपकी ग्वेनाइन, आपकी थेमाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं, एडेनाइन। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर होती हैं। तो इनके पेयर को मैच किया गया, A पेयर ओनली विद T, C पेयर ओनली विद G। तो ऐसे आप याद रखना, A किसके साथ मिलता है T, C किसके साथ G के। तो कैसे याद रखोगे? ये C है, ऐसे G बन जाएगा, ये A है, CG, देखो एक लग रहा है C, इसमें G बना दोगे इसका, तो ऐसे थोड़ा याद रख सकते हो। वो उल्टा कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, तो इन सब चीज़ों में ये बनाया गया है। फिर डीएनए सिक्वेंसिंग क्या करता है कि ट्रांसक्राइब करता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड को कि इंटरमीडिएट स्टेप लो। मतलब क्या करता है डीएनए ना, आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरा साइंस, मेरा बायो तो नहीं है,
मेरा मैथ था तो इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या होता है कि डीएनए संदेश भेजता है आरएनए को काम करने के लिए, किसी प्रोटीन को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। अभी क्या है, आपने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, mRNA वैक्सीन पढ़ी होगी, mRNA वैक्सीन पड़ी हुई, मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है वो इस टेक्नोलॉजी पे बेस है, mRNA टेक्नोलॉजी पे। वो क्या करते हैं, जो आपका स्पाइक प्रोटीन जो डेवलप करता है ना, आपका क्या वायरस जो प्रोटीन डेवलप करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये क्या बोलते हैं, उसके रोकथाम के लिए कोई प्रोटीन डेवलप होगा या उसे ब्रेक करने के लिए क्यों होगा, या ऑलरेडी आप स्पाइक प्रोटीन का माइल्ड रूप में अपने अंदर प्रोटीन ले लो वो वाला, तो वायरस आएगा तो ऑलरेडी आपकी में एंटीबॉडीज़ है क्योंकि है। तो ये क्या करता है, डीएनए वो वैक्सीन लगने के बाद डीएनए पे काम नहीं करती, वो डायरेक्टली आरएनए के पास जाती है और इससे बोलती है कि आप स्पाइक प्रोटीन का लेस अमाउंट बनाओ, अपने ने जनरेट करो। तो पहले से आप में स्पाइक वो प्रोटीन आ जाएगा जो कोरोना का प्रोटीन है, तो ऑलरेडी आप में अगर कोरोना आएगा तो उससे बच जाओगे। इस बेस पे mRNA टेक्नोलॉजी पे ये वैक्सीन बेस है। तो डीएनए का काम क्या होता है कि आरएनए को संदेश भेजना, पूछ लेना किसी बायो वालों से, तो ये सारा काम होता है। आगे चलते हैं, दूसरी जो न्यूज़ आती है, आरबीआई प्लानिंग टू डिजिटल करेंसी फॉर इंडिया। यहाँ से कुछ नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने की बात कर रहा है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है। ये सिमिलर होगी आपकी, जैसे रुपीज़ कॉइन होते हैं, नोट्स होते हैं, उनके सिमिलर ही होगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा ना, आप ₹1 आपके वॉलेट में हो या ₹1 आपके पास फिजिकल में हो तो वो सामान तो सेम ही आता है, तो सेम होंगी। एक तरह से फिएट करेंसी होंगी, बैक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव पोजेस एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप सुनना, फिएट और लीगल करेंसी में क्या अंतर है। फिएट करेंसी क्या होती है, देखो आपके पास सोना है, 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है, ₹5। मैं इसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, या ₹5 ले लो या सोना दे दो, तो बात सिमिलर रहेगी। तो इसे बोलते हैं कि जो आपके पास चीज़ है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। पर आपके पास ₹10 का नोट है, अगर कल को ये एक फिएट करेंसी है, फिएट क्यों है, क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। फिएट इसलिए क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ₹1000 का नोट आपके पास, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे लीगल, ये फिएट बोलते हैं, इसे फिएट बोलते हैं। फिएट क्योंकि उसकी लीगल चीज़ ही नहीं है, सोने की तो है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ना, इसकी ₹1000 के नोट की थोड़ी है। आप इसे कल को गवर्नमेंट क्या करे, इसका लीगल टेंडर कैंसिल कर दे, जैसे गवर्नमेंट ने 2016 में किया था, लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया इसका। अब इस ₹1000 के नोट को क्या ₹1000 में बेच सकते हो, सोने को तो चाहे गवर्नमेंट दे लीगल टेंडर या ना दे, उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है अपने आप में, वो मेटल है अपने आप में। ये तो ₹1000 का नोट थोड़ी है, तो बेकार ही होगा, कागज़ हो गया। तो इसे बोलते हैं फिएट। फिएट करेंसी किसको बोलते हैं, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती। और लीगल टेंडर किसे बोलते हैं, कि किसी चीज़ को गवर्नमेंट पीछे से बैकअप दे देती है, हाँ, उसे लीगलाइज कर देती है। फिएट को कर दे तो फिएट करेंसी लीगलाइज हो जाती है, ऐसे बोला जाता है। बट दे कैन ऑल्सो अडोप्ट अ कन्वर्टेबल, मतलब आप कर सकते हो, आप क्या बैंक से भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो, अपने डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख सकते हो। तो उसके साथ साथ कुछ इशू उठेंगे, आपके बाद में बताऊंगा कि इंक्रीज़ हो जाएगी डिमांड, क्योंकि क्यों चाहिए हमें ये ऐसी करेंसी, क्योंकि सोसाइटी में डिमांड है इस करेंसी की। आप नहीं, बाहर से प्राइवेट करेंसी बहुत सारी आ गई हैं, तो डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। तो ये सारी चीज़ें, सेंट्रल बैंक ऑल्सो बिलीव दैट द कॉस्ट जो होगी इनकी इशूइंग द, मतलब इलेक्ट्रॉनिक CBT लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग। अब इनका फ़ायदा भी होगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का। वो कैसे होगा कि आपको ₹2 का नोट बनाने के लिए या फिर ₹1000 का नोट बनाने के लिए 5-6 रुपये लगते हैं, कितने रुपए भी लगते हो, पैसे तो लगते हैं आपके, ₹10 लगे, ₹20 लगे, पैसे तो लगते हैं। पर डिजिटल करेंसी होगी तो जैसे आप प्रिंट करते हो नोट को, फिजिकली आपको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, एक डिजिटली फॉर्म में होगी। और उसका जो मतलब ईजी हो जाएगा आपको ट्रैक टू द अथॉरिटी, कहाँ पे कैसे कैसे की है। आपके पास ब्लैक मनी होती है, कैसे होती है, कैश फॉर्म में होती है, कभी थोड़ी होता है कि ऑनलाइन फॉर्म में होती है। अब ऑनलाइन फॉर्म में कोई करेंसी लीगलाइज कर दी गई है तो ट्रांजेक्शन पता होंगे, इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में, तो ये कुछ है। अडॉप्टिंग मतलब कि कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी, डर आएगा लोगों में। सेंट्रल बैंक में डर क्या आएगा, CBT बिकम मोर पॉपुलर। अगर ये पॉपुलर हो गई, आप खुद देखो, आप कभी पैसा बैंक में इधर उधर एकदम से अगर पॉपुलर हो जाती हैं, तो आप फिजिकल फॉर्म में आप बैंक में जाते हो, पैसा निकालते हो, तो उसमें कुछ पूरा प्रोसीजर लगता है, आप कभी आलकस भी कर देते हो। पर अगर वो डिजिटल फॉर्म में, तो आप विदिन सेकंड आप उसको निकाल लेते हो, विदिन सेकंड डाल सकते हो, तो एक तरह से वॉलेटाइल हो जाएगा सिस्टम पूरा। तो ये रिस्क है। फिर बैंक के पास क्या पता पैसा रहे ना रहे, लोग उसे कहीं अपनी डिजिटल फॉर्म में कहीं सेव करके रखें। क्या कि मैं बैंक से पैसा निकाल के मैं डिजिटल वॉलेट में रखता हूँ, मैं बैंक में नहीं रखता, तो बैंक से पैसा तो बाहर हो गया। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे की जो बैंक में अंदर पैसा होता है उसे लोन के लिए घुमाता है, ताकि आपको इंटरेस्ट दे पाए या फिर अपने जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी दे पाए। तो बैंक के सामने वो सारी समस्या क्रिएट हो जाएगी, ये भी एक समस्या है।
फिर जो कैश डिपॉजिट होगा, जो बेस है, वही सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक लोन चालू हो जाएंगे, ये सब चीज़ में हम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें बताई हैं कि हमें इस सब चीज़ को कैसे, जो उसके साथ रिस्क आएगा उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आपको कैपिंग लगाओ कि आप जो अमाउंट है बैंक से निकाल के ला रहे हो, ठीक है ना, या फिर जो आपने होल्ड किया हुआ CBD फॉर्म में, मतलब CBD क्या होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो फॉर्म में गिरा उस पर कैपिंग लगाओ, इससे ज़्यादा अमाउंट की नहीं कर सकते। इम्पोज लगाओ, कुछ पेनल्टीज़ लगाओ उसके ऊपर अगर कोई करता है तो, ये सारी चीज़। उसके बाद मास जो विड्रॉल है उस पर भी रोक लगाओ, अगर कोई मास विड्रॉल कर रहा है ना उस पर भी रोक लगाओ। सेंट्रल बैंक ऑल्सो, मतलब कि इंजेक्ट मनी, सेंट्रल बैंक भी कुछ मनी इंजेक्ट करे बैंक के पास ताकि वो लोन दे पाए। तो इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब राइट टू रीपे, ये तो कुछ नहीं है, ये आईफोन ने अपने फ़ोन निकाले थे। अगर आप कहीं उसे अनऑथराइज सेंटर जो होता है, जो एप्पल के सर्विस सेंटर से बाहर कहीं ठीक कराते हो, तो फ़ोन वो डेड हो जाते थे, फिर वो ऑन नहीं होते थे, ठीक है ना। तो एप्पल ने ऐसे फ़ोन बनाए थे अपने पास, तो फटकार लगा US ने भी और उन्हें और भी कंट्री ने कि क्या कर रहे हो। तो राइट टू रीपे आपका राइट है, ऑथराइज पे कराओ या कहीं भी कराओ। ऑथराइज वाले ज़्यादा पैसा लेते थे उस सब चीज़ों में। फिर रूइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनको सबको मैंने एक जगह निकाल लिया, एक नहीं सारी मैं आपको साइट पढ़ाऊँगा इंडस वैली की आज। तो आगे जो न्यूज़ आएगी, फिर ये ऑफ शोरिंग आपको बताना है कमेंट में क्या होता है, व्हाट इज़ ऑफ शोरिंग। अगर इस आर्टिकल को हल्का सा ही पढ़ोगे, ऑफ शोरिंग क्या होता है ये आप बताना कमेंट में आके। दूसरा आता है गवर्नमेंट जो फार्मिंग स्टैंडर्ड फॉर सर्विस सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बहुत उछाल पे चल रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। रैपिड राइज हुआ है क्योंकि हमारे डिजिटल करेंसी में भी, और डिजिटल जो हमारे हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, होम डिलीवरी सिस्टम है, टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी है, रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। मैं तो बिल्कुल क्रांति मानता हूँ। 2016-17 से पहले आपके पास क्या था, जब तक जियो फ्री नहीं था, क्या था, 1 GB डाटा मिलता था 149 में, और उसमें आप कतराते थे कोई भी चीज़ ना चला ले, यूट्यूब पे ना देख लें, आप लिमिटेड चीज़ चलाते, पूरे 1 मंथ चलाना होता था। आज की तारीख में 1.5 GB डाटा मिलता है डेली। और मेरे नीचे एक चाय वाला है, तो उसके पास मैं चाय पीने जाता हूँ, तो वो मुझसे बोल रहा है कि भैया वो मेरे पास डाटा कम पड़ रहा है, तो मैं कौन सा सिम लूँ। मैंने कहा भाई तू 1 GB डाटा करता क्या है डेली, पहले ये बता। तो ये बताओ कि उस चाय पीने के पास 1.5 GB डाटा कम पड़ रहा है, तो तब मिलता, तो एक क्रांति तो है ये। तब 1 महीने के लिए मिलता था, अब एकदम से ये मिलने लगा। तो ये है कि हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमारे स्टार्ट हो गई हैं। वी ऑफरिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट हमारा बन चुका है, बिल्कुल बनेगा भाई। 130 करोड़ की जनता है, अगर 10 करोड़ लोग भी कोई ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़, US की पॉपुलेशन 31 करोड़, 10 करोड़ भी खरीद रहे हैं। मैं तो 10 नहीं मानता, अगर 25% अर्बन में इंटरनेट सर्विसेज है, जो पेनिट्रेशन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कि 25% पेनिट्रेशन है। अगर आप 130 करोड़ का 25% निकालोगे तो कितना बैठेगा, आप निकाल के देखना। 50 कितना बैठेगा, 65 का और आधा कर दो आप, तो कम से कम आपका 33-32 करोड़ लोगों के पास है। उसमें से अगर 20 करोड़ लोग भी यूज़ करते हैं ये फिनटेक जो चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदना, डिजिटल मार्केट, ये वो सब, तो आप 20 करोड़ पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट। इंडिया की जो लॉयर हैं, हम ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं टॉप क्लास की, ये सब चीज़ों में आजकल तो ई-कोर्ट, ई-मेडिसिन के वो संजीवनी पोर्टल, ई-कोर्ट का सिस्टम है। आप गुजरात हाई कोर्ट देखना ऑनलाइन। उसके बाद आपका ई-एजुकेशन का सिस्टम भी जुड़ गया है। ई-एजुकेशन में आप वो स्वयं प्रभा पोर्टल, DTH पोर्टल जो चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, उसके बाद और भी हैं। तो 17 बिलियंस का जो हमारा 2001-2 में था, वो सीधा जंप कर दिया। देखो 70 बिलियन से सीधा 2020-21 में 20 साल के अंदर में डबल नहीं, ट्रिपल पता नहीं कितना ट्रिपल हो गया। देखो अभी 205 बिलियन का कूद गया। तो हमारा कहीं क्रांति ही है इस फील्ड में। कल बहुत अपसेट हुआ PV सिंधु हारने के बाद, कि मुझे उम्मीद थी कि एक गोल्ड तो इंडिया का आने ही वाला है, पक्का हो गया था। पर अब उम्मीद आपकी कमलप्रीत हैं कौर हैं, ये पंजाब की लड़की हैं, देसी घी का तड़का यही मारेंगी, बढ़िया लग रहा है कि मेडल आएगा। सबसे बड़ी बात क्या, वुमेन दोनों मेडल, वुमेन और एक लड़की और हैं अभी, मतलब आपका उसमें बॉक्सिंग में, वो शायद वो भी लाएंगे। तो वुमेन लड़कियां ही लाज बचा रही हैं, इसमें देखा जा रहा है लड़कियां ही लाज बचा रही हैं। तो आपका उम्मीद है कमलप्रीत फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मैच में सारे देखता हूँ, चाहे हाईलाइट देखूँ, ये मुझे शौक है मतलब थोड़ा इस चीज़ का। तो मैं आता हूँ अपने हिंदू के ऊपर। अब देखो हिंदू यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जो मैं आपको ओवरव्यू बताते हैं सब यूट्यूब पे। अब मैं बताऊँगा आपको बेसिक चीज़, जो मेन चीज़ आपकी पढ़ने की है वो बताऊँगा आपको। एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और फिर इसको अपलोड करता हूँ।
सेकंड पार्ट को लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा जाएगा, 22-23 पेपर का है। पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने पढ़ा था श्रीलंका, मैंने 5 पॉइंट ही बताए थे क्या क्या निकालना है, थोड़े से मैंने बता भी दिए थे। इसमें बताऊँगा क्या क्या इशू हैं, क्या क्या चीज़ है। वीडियो लंबी होती है, आप कहोगे वीडियो लंबी है, भाई 1.5 करके देखो, 1.25 करके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपकी। मैंने अब हल्के बोलना स्टार्ट किया क्योंकि मैं इतनी तेज़ बोलता था कि मैं चीज़ों को बस देखते ही बस दिमाग में आती थी, बोल भी नहीं पाता था, इतनी जल्दी आगे निकल जाता था। तो ये थोड़ा सा ये मैंने बोलना भी इसलिए आपको रीज़न बताऊँ, सच्ची बताऊँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने क्लास क्यों बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अपने माइंड पे पकड़ बनानी थी जो मुझसे भी आके चलता था। तो हल्के बोलना, चीज़ों को रुक कर बोलना, आराम से बोलना, इस चीज़ के लिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी। मैं इसके बाद ये वीडियो भी सुनता था लगा के कि मैं थोड़ा हल्के बोल पाऊँ। अभी भी गलती करता हूँ पर इम्प्रूवमेंट है, आई नो द इम्प्रूवमेंट। चेंज एक दिन में नहीं आता, चेंज लाने में वर्षों लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। तो वो चेंज लाना है और वो करेंगे। तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तुरंत अभी स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो इसलिए रोक रहा हूँ, लंबी हो जाती है, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, अपलोड होने में प्रॉब्लम लेती है। थैंक यू सो मच। पर देखो, आप यूपीएससी कर रहे हो, कोई खेल नहीं कर रहे, अगर आप नहीं उठाओगे वो वाला इनिशिएटिव तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।